उत्तर प्रदेश में धार्मिक रूपांतरण के मामले में काम कर रहे संगठित गिरोहों का पर्दाफाश होते ही राज्य की सुरक्षा एजेंसियों ने कई सवालों के जवाब तलाशने शुरू कर दिए हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पकड़ा गया है, लेकिन उससे जुड़े नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये सवाल अभी भी खुला है। प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उससे पूरे ऑपरेशन का पैटर्न पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंटों के काम करने के तरीकों से मेल खाता है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले को सिर्फ एक धार्मिक रूपांतरण का मामला नहीं मान रही है, बल्कि इसे एक गहरी साजिश का हिस्सा मान रही है, जिसका मकसद सामाजिक तनाव पैदा करना और देश के अंदर अस्थिरता फैलाना है। जांच में पाया गया कि आरोपी जलालुद्दीन केवल धार्मिक प्रचारक के रूप में नहीं, बल्कि एक सक्रिय नेटवर्क संचालक के रूप में काम कर रहा था। उसका नेटवर्क कमजोर तबकों को निशाना बनाना था, जिसमें गरीब, दलित, आदिवासी, दिव्यांग, विधवा और अशिक्षित लोग प्रमुख रूप से शामिल थे। इन लोगों को आर्थिक मदद, इलाज, रोजगार और शादी का लालच देकर धीरे धीरे मानसिक रूप से प्रभावित किया जाता था। ये प्रक्रिया एक सोची समझी रणनीति के तहत होती थी, जिसमें पहले व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अलग थलग किया जाता था, फिर उसे नई विचारधारा के प्रति आकर्षित किया जाता था और अंततः उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया जाता था। ISI की कार्यशैली में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है। वहां भी सबसे पहले समाज के कमजोर वर्गों को चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक आधार पर तोड़ने की कोशिश करती है और अंततः उनका इस्तेमाल अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने में करती है। जलालुद्दीन के गिरोह का तरीका भी इसी तरह का था। उसने अपने गिरोह के सदस्यों के माध्यम से पहले समाज में घुसपैठ की, फिर धर्मांतरण के बहाने लोगों को अपने साथ जोड़ा और अंततः इस पूरे नेटवर्क के जरिए फंडिंग और प्रचार का काम किया। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि गिरोह को कई विदेशी स्रोतों से फंडिंग मिल रही थी। ये फंडिंग सीधे बैंक खातों के जरिए होती थी, जिसमें कई बार संदिग्ध लेन देन दर्ज हुए हैं। कई खातों की जांच करने पर पता चला है कि इन खातों में खाड़ी देशों से रकम भेजी गई थी। खाड़ी देशों से आने वाले फंडिंग के पीछे कई बार आतंकी संगठनों का हाथ रहा है, जो सामाजिक संगठनों के नाम पर पैसा भेजते हैं और फिर उसका इस्तेमाल अपने उद्देश्यों के लिए करते हैं। जलालुद्दीन के गिरोह को मिलने वाली फंडिंग की जांच जब गहराई से की गई तो पाया गया कि इस फंड का बड़ा हिस्सा प्रचार सामग्री तैयार करने, स्थानीय नेताओं को प्रभावित करने और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में खर्च किया जा रहा था। इस मामले में फंडिंग का तरीका भी ISI के पैटर्न से मेल खाता है। ISI भी छोटे छोटे खातों के जरिए कई बड़ी रकम भेजती है ताकि किसी एक खाते पर शक न हो। इसके अलावा वह फंडिंग के लिए फर्जी कंपनियों, NGO और धार्मिक संगठनों का सहारा लेती है। जलालुद्दीन के मामले भी ऐसे कई NGO के नाम सामने आए हैं जो सतह पर तो सामाजिक काम कर रहे थे, लेकिन असल में उनका मकसद धर्मांतरण के जरिए नेटवर्क तैयार करना था। इस गिरोह ने अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली लोगों को भी जोड़ा था। इनमें से कुछ मौलवी, सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और शिक्षाविद शामिल थे। इन लोगों का काम था स्थानीय समाज में इस नेटवर्क के कामों को वैधता देना और लोगों को ये भरोसा दिलाना कि जो भी हो रहा है वह सही और कानूनी है। ISI भी जब किसी क्षेत्र में नेटवर्क बनाती है तो वो वहां के प्रभावशाली लोगों को साथ जोड़ती है ताकि उनका काम आसानी से आगे बढ़ सके और लोगों के बीच शक पैदा ना हो। जलालुद्दीन के गिरोह ने भी यही तरीका अपनाया। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि गिरोह सोशल मीडिया का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा था। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये गिरोह धार्मिक वीडियो, भाषण और झूठी कहानियां फैलाता था ताकि लोगों के मन में अपनी पुरानी धार्मिक मान्यताओं के प्रति भ्रम पैदा किया जा सके। सोशल मीडिया पर ये लोग ISI के प्रोपेगेंडा की तरह कंटेंट फैला रहे थे, जिसमें भावनात्मक अपील के साथ साथ डर और लालच का मिश्रण था। ISI भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसी तरह करती है। वह धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर भड़काऊ कंटेंट डालकर लोगों के बीच तनाव बढ़ाने की कोशिश करती है और फिर उसी तनाव का फायदा उठाकर अपना एजेंडा आगे बढ़ाती है। इस गिरोह का दायरा उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं था। पूछताछ में पता चला कि जलालुद्दीन के संपर्क बिहार, झारखंड,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली तक फैले हुए थे, जहां कई जगहों पर उसके गिरोह के लोग धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर कैंप लगाते थे और वहां गरीब लोगों को इकट्ठा कर उनके बीच में प्रचार करते थे। यही तरीका आईएसआई भी अपनाती है, जो अपने एजेंटों के जरिए अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में नेटवर्क तैयार करती है और फिर उन नेटवर्क्स के जरिए अपने काम को अंजाम देती है। इस पूरे मामले में जिस तरह से महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया है, वह भी आईएसआई की कार्यशैली से काफी हद तक मेल खाता है। आईएसआई अपने नेटवर्क में महिलाओं और बच्चों को इसलिए शामिल करती है क्योंकि वे समाज में कम संदेह के दायरे में आते हैं और आसानी से प्रभावित भी किए जा सकते हैं। जलालुद्दीन के गिरोह ने भी सबसे ज्यादा ध्यान महिलाओं पर दिया। गरीब और विधवा महिलाओं को शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर उन्हें अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में उन विदेशी संगठनों की जांच कर रही है जिनके जरिए फंडिंग हुई थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इन संगठनों का संबंध पाकिस्तान के कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बैठे कुछ संदिग्ध लोगों से हो सकता है। ये लोग वहां से फंड भेजते थे और भारत में बैठा जलालुद्दीन का नेटवर्क उस फंड का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन और सामाजिक अस्थिरता फैलाने के लिए करता था। इस पूरे गिरोह की कार्यप्रणाली को देखते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियां मान रही है कि ये कोई सामान्य धार्मिक रूपांतरण का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध है जिसमें धार्मिक कट्टरपंथियों और विदेशी खुफिया एजेंसियों की भूमिका हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि जलालुद्दीन जैसा व्यक्ति इस नेटवर्क को इतनी मजबूती से कैसे चला रहा था। पुलिस का मानना है कि जलालुद्दीन ने वर्षों तक इस नेटवर्क को तैयार किया और उसने धीरे धीरे अपने गिरोह को मजबूत किया। उसने लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करवाए और फिर उन व्यवसायों के जरिए अपने लोगों को आर्थिक रूप से जोड़ लिया। आईएसआई भी इस तरह के माइक्रो फाइनेंस मॉडल का इस्तेमाल करती है ताकि लोग उसके नेटवर्क से जुड़े और आर्थिक रूप से उस पर निर्भर हो जाए। पुलिस के मुताबिक जलालुद्दीन का अगला कदम धार्मिक रूपांतरण के बाद इन लोगों को राजनीतिक रूप से संगठित करना था ताकि वे स्थानीय चुनाव में हस्तक्षेप कर सके और धीरे धीरे प्रशासनिक तंत्र पर भी प्रभाव डाल सके। यही आईएसआई का अंतिम लक्ष्य भी होता है। पहले सामाजिक स्तर पर लोगों को जोड़ना, फिर धार्मिक कट्टरता फैलाना और अंततः राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में हस्तक्षेप करना। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय भी इसमें शामिल हो गए हैं। ये एजेंसियां फंडिंग के स्रोतों, विदेशी लिंक और पूरे नेटवर्क की संरचना की गहराई से जांच कर रही हैं। हालांकि गिरोह का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि अभी भी कई ऐसे लोग सक्रिय हैं जो इस नेटवर्क के अन्य हिस्सों को चला रहे हैं। पुलिस का मानना है कि जलालुद्दीन के पकड़े जाने के बाद गिरोह के दूसरे सदस्य सतर्क हो गए हैं और वे अपने सारे डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में अब सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस नेटवर्क के सभी सदस्यों को जल्द से जल्द पकड़कर उनके खिलाफ ठोस कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि समाज में शांति और स्थिरता बनी रहे और कोई भी व्यक्ति या संगठन धार्मिक भावना के नाम पर देश के भीतर अस्थिरता न फैला सके। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।